नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है और रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी गोलाबारी में 7 लोगों की मौत हुई है और रूसी हमले में 9 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन में घुसी रूस की थल सेना और बॉर्डर गार्ड्स ने इस बात का दावा किया है। तो दुनिया के लिए और कई देशों के लिए यह एक बड़ा संकट, चूंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और हमले की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि वहां का मंजर बेहद डरावना है। तो यूक्रेन का दावा है कि रूसी गोलाबारी में 7 लोग मारे गए हैं और रूसी हमले में 9 लोग घायल हुए हैं। तो यूक्रेन में जो रूस की थल सेना है वो दाखिल हो चुकी है। इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन और रूस जिनके बीच में पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ था, रूस ने आज यूक्रेन पर हमला कर दिया है और इस हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो बेहद डरावने हैं। क्योंकि कई जगह मिसाइल हमले का दावा किया गया और कई जगह धुएं का गुबार ही दिखाई दे रहा है। तो यूक्रेन रूस संकट से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद मांगी है और हालात संभालने में यूक्रेन की मदद करे भारत, यह कहा गया है। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करें। तो यूक्रेन रूस संकट से जुड़ी इस वक्त यह बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, जहां यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद मांगी है और हालात संभालने में यूक्रेन की मदद करे भारत, इस तरह की अपील की है, आह्वान किया है कि संकट में भारत यूक्रेन का साथ दे। लेकिन चुनौतियां दो तरफा हैं, एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन है और ऐसे में यह संकट और इस युद्ध का असर भारत पे कितना होगा, इसको भी जानेंगे, इसे भी समझेंगे। तो यूक्रेन रूस संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद मांगी है और हालात संभालने में यूक्रेन की मदद करे भारत। तो पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करें, यह आह्वान किया गया, अपील की गई। अब भारत का इस पे रुख क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन है और जो जंग की तस्वीरें, जो हमले की तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डरावनी है। आसमान में गोले धुएं के जो गुबार हैं वो दिखाई दे रहे हैं और कई जगह हमले की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करें, यह कहा गया है। यूक्रेन रूस संकट से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद मांगी है और हालात संभालने में यूक्रेन की मदद करे भारत, इस तरह की अपील की जा रही है। तो यूक्रेन रूस संकट से जुड़ी इस वक्त यह बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद मांगी है, हालात संभालने के लिए कहा है, रूस के राष्ट्रपति से बात करने के लिए कहा है और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो बेहद डरावनी हैं। विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं हमले की। तो पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करें, ऐसी अपील की गई है। यूक्रेन रूस संकट से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, जहां यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद मांगी है। क्योंकि संकट की इस घड़ी में यूक्रेन के जो राजदूत हैं वो अपील कर रहे हैं भारत से कि इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन का साथ दिया जाए। लेकिन भारत का रुख क्या होगा, इसको समझना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि मित्र देशों की सूची में रूस का भी नाम है और यूक्रेन के साथ भी संबंध अच्छे हैं। ऐसे में इस मुश्किल वक्त में भारत का रुख क्या रहने वाला है, यह अपने आप में बड़ा सवाल। हालांकि मदद की अपील जो है वो की जा रही है। तो पुतिन ने महायुद्ध छेड़ दिया है और इसका परिणाम क्या होगा, इसका असर भारत पे क्या होगा, इसका आर्थिक नुकसान क्या हो सकता है, कितनी बड़ी चुनौतियां ये दुनिया के लिए हैं और क्या ये जो युद्ध शुरू हुआ है, क्या ये तीसरे युद्ध की आहट है, विश्व युद्ध की। क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कई देशों की नाराजगी, कईयों का समर्थन, ये संकट दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ये तस्वीरें जो हैं वो बता रही है कि हालात अच्छे नहीं हैं।
तो हालात संभालने में यूक्रेन की मदद करे भारत, यह अपील की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करें तो हालात अब यहां तक आ चुके हैं कि भारत के भी कई लोगों के अभी फंसे होने की आशंका है। भारत के कई राज्यों के, जिसमें उत्तराखंड के भी कुछ लोग वहां पे फंसे हुए हैं। लिहाजा बार बार अपील की जा रही है और उत्तराखंड सरकार भी यह कह रही है कि विदेश मंत्रालय के संपर्क में है, सकुशल सबको वापस लाया जाएगा। तो यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है और रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी गोलाबारी में 7 लोग मारे गए हैं और रूसी हमले में 9 लोग घायल हुए हैं। और जो थल सेना है वो रूस की सीमा में दाखिल हो चुकी है, इस बात का भी दावा किया जा रहा है। और इस संकट से जुड़ी अपडेट यह भी है कि यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद मांगी है। हालात संभालने में यूक्रेन की मदद करे भारत, इस तरह की अपील की जा रही है। और पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करें, यानी प्रधानमंत्री से अपील की जा रही है कि वो रूसी राष्ट्रपति से बात करें शांति के लिए, मध्यस्थता के लिए और कोई निष्कर्ष निकले। लेकिन ये युद्ध जो है वो किस कदर दुनिया के लिए एक संकट है, वो भी उस वक्त में जब कोरोना से अभी दुनिया ठीक से उभर नहीं पाई। कई देश अब भी इससे बुरी तरह प्रभावित हैं, चाहे आर्थिक चुनौतियों की बात हो, चाहे जिंदगी की बात हो। और उस बीच यूक्रेन और रूस का यह युद्ध जो है, यह लड़ाई जो है, वो क्या इशारा दे रही है, कितना बड़ा संकट है, कितनी बड़ी चुनौती है दुनिया के लिए। और भारत के सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं, किस तरह की मुश्किलें और कितना असर भारत पे इस लड़ाई का होगा, इसको भी हम समझेंगे। तो महायुद्ध की आग में यूरोप इन दिनों। तो पुतिन का वार और दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन रूस संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट कि यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद मांगी है और हालात संभालने में यूक्रेन की मदद करे भारत, यह भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करें, इस तरह की अपील की जा रही है। दिल्ली से पंकज वानखेड़े इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, दुनिया के लिए एक बड़ा संकट, रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और इस बीच यूक्रेन के जो राजदूत हैं वो भारत से मदद मांग रहे हैं। अब तक क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खबर आ रही है उसके हिसाब से लगातार जो यूक्रेन है वो चाहता है कि वो भारत हस्तक्षेप करे और भारत रूस से बात करे, क्योंकि आपने देखा होगा जो संबंध हमेशा से भारत के रहे हैं, रूस से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। इस बात को पूरा विश्व जानता है कि अगर हस्तक्षेप भारत करेगा तो नतीजे कुछ बेहतर हो सकते हैं। इसलिए लगातार यूक्रेन चाहता है कि भारत एम्बेसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री से कहे कि वो बात करे रूस से और स्थिति को अनुकूल या सामान्य करने की कोशिश करे। इस तरह से लगातार रूस अपना जो तेजी दिखा रहा है और जो आक्रामकता दिखा रहा है और लगातार मिसाइल की मिसाइल दाग रहा है, गाँव की गाँव उड़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति भय से भयानक होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रयास ये हो रहा है कि एम्बेसी भी चाहती है, जो यूक्रेन की एम्बेसी लगातार प्रयास करिए भारत सरकार से बात करने के लिए, भारत सरकार हस्तक्षेप करे और वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करे और इसका कुछ समझौता निकालने की कोशिश करे। तो लगातार जिस तरह से जो जानकारी हमारे पास लगातार प्राइम मिनिस्टर के पास जानकारी आ रही है रमेश, उसके हिसाब से लगभग 4:30 बजे एक फ्लाइट जो टेक ऑफ हुई है, उसके बाद 5 बजे के आसपास जो मिसाइल दागे उसकी स्थिति लगातार खराब हो रही है जिस तरह की यूक्रेन की। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस पर नजर बनाया हुआ है और विदेश मंत्रालय लगातार इस बात पर बैठक कर रहा है कि क्या स्थिति और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो छात्र और जो नागरिक, भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं वह उनको कैसे एयरलिफ्ट किया जाए, उसकी भी कोशिश लगातार जारी है। ऐसे में भारत का रुख यहाँ पे क्या रह रहा है? क्या कुछ अंदर खाने से खबरें मिल पा रही हैं कि भारत का इस पूरे मामले पे रुख क्या है? क्योंकि भारत से अपील की जा रही है तो जाहिर है उम्मीदें भी काफी हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात को दो तरह से समझिए राजेश, क्योंकि देखिए रूस लगातार जितने भी बड़े डील भारत के साथ या रूस के साथ हुए हैं, भारत और रूस के बीच में अच्छे संबंध रहे। तो इतिहास गवाह है, तमाम हम इससे पहले से मिसाइलें लगातार देते गए या यहाँ से तमाम सामान एक्सपोर्ट करते रहे हैं रूस के लिए। रूस के संबंध और रूस के राष्ट्रपति भारत आए थे तो भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी जब रशिया गए थे उनका भव्य स्वागत होता है। ये पूरा विश्व जानता है कि भारत
संबंध कैसे हैं। तो लगातार भारत पर नजर बनी हुई है और भारत लगातार इस बात पर बैठक कर रहा है। जो विदेश मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि तमाम जानकारी निकाल के लाए कि जहाँ पे स्थिति को अनुकूल किया जा सके। लेकिन अभी रुख साफ नहीं है कि भारत की स्थिति वो क्या बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है। ये विदेश इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल कंट्रीज का मामला है, इससे भारत कदम उठा रहा है। और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान मॉस्को पहुंचा हुआ है, उसके प्रधानमंत्री इमरान खान, उस पर भी भारत की नजर है। भारत भी लगातार प्रयास कर रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने कहा था कि आप शांति बनाए और यूएन में भी अपनी बात भारत से अपनी सख्त रैलियों से कहा था कि आप इसमें शांति बनाने की कोशिश करें, इस तरह से नीति ना करें, किसी कंट्री या किसी देश से हमले करने की कोशिश ना करें। लेकिन जिस तरह से रशिया ने जो हमला किया है, मिसाइल दागे हैं, तो रशिया साफ कह रहा है कि हमें आम लोगों को हानि नहीं पहुंचानी है, हमारी समस्या सिर्फ मिलिटेंट से है, जहां पे जो मिलिटेंट है उनसे हमला कर रहे हैं और उनको कर रहे हैं। लेकिन भारत का रुख अभी क्लियर नहीं है कि भारत क्या चाहता है। तो अभी जो बैठक चल रही है, उम्मीद है कि एनडीआई की जो विदेश मंत्रालय की बैठक वो खत्म होने के बाद तय होगा कि भारत की नीति क्या होगी इस पर। ऐसे में पंकज, भारत के भी कई लोग वहां पे आशंका है कि अभी फंसे हो सकते हैं, फंसे हुए हैं, उनको सकुशल निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने लगातार बातचीत कर रहे थे यूक्रेन में, जो भारत एम्बेसी के जो राजदूत है उनसे बात हो रही थी लगातार, और उनके तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, चिंता करने की जरूरत नहीं, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो बबल फ्लाइट का एक कोविड के समय में जो एक करार हुआ था कुछ देशों के साथ, उसको अलग करके रेगुलर फ्लाइट वहां चालू कर दी गई थी। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। आज सवेरे 5 बजे फ्लाइट आई है, दोपहर 1:15 बजे फ्लाइट आई है और शाम को 6:50 पर फ्लाइट आई। लेकिन समस्या अब यह है कि वहां का जो एयरपोर्ट है उसको अब रशिया ने एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और वहां पे हमले कर दिए। कहीं ना कहीं जो फ्लाइट की आवाज आई है वो अब इस तरह से पूरी तरह से बंद हो गई है, बंदरगाह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो कहीं कि भारत को समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि इनको एयर कैसे किया जाए। तो भारत सरकार इससे बातचीत कर रही है, विदेश मंत्रालय लगातार बैठक कर रहा है, तुम्हारे एम्बेसी से बात कर रहे हैं कि किस तरह भारत से फंसे हुए जो नागरिक है उनको कैसे निकाला जाए। लेकिन जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र छात्राएं वहां पे फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए पहले जो तवज्जो कहा जाए वो दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, और प्रयास किया जा रहा है। अब तक अमन एक काफी बात कर करीबन 200-300 लोगों को अब तक बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अभी जताई गई करीबन 18 से 19 हजार के लोग भारत की वहां फंसे हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। तो अब देख लो कि भारत सरकार इस पर क्या स्टैंड लेता है, लेकिन प्रयास लगातार जारी है। ठीक है पंकज, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ। प्रेम जी, ये एक दुनिया के सामने नया संकट कोरोना के बाद आ खड़ा हुआ है। भारत पर इस लड़ाई के, इस युद्ध के क्या असर पड़ सकते हैं? कितनी बड़ी चुनौती है ये भारत के लिए भी? इसकी राजनीति सबसे पहला जो हमारा कंसर्न है भारत के लिए, वो कंसर्न ये है कि जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं वहां पर है, उनको सुरक्षित बात से बाहर निकाला जाए और अपने देश लेकर आया जाए। एक फ्लाइट ओपन यूक्रेन के लिए यही उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो एयर स्पेस है वहां पर हमले की आशंका से वहां पर स्विच नहीं किया जाए, यानी वहां पर लैंड नहीं कर सकते थे। लेकिन ये खबर है कि शाम को करीब 6:50 पर एक हवाई जहाज आने वाला है जिससे भारतीय वापस आएंगे। एक आंकड़े के मुताबिक मैं बता दूं कि 2018-19 के बीच के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। करीब 18,000 ऐसे छात्र थे जो यूक्रेन में थे, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। खासकर यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन जाते थे वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते थे। डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाने वाले छात्र वो ज्यादा थे, लेकिन कोरोना के बाद से कई लोग वापस आ गए। हो सकता है उसमें संख्या में कमी आई होगी, लेकिन वो लोग अभी है, कुछ लोग वापस आए हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन है भारत की जो यूक्रेन है वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि वो अपने लोगों को सुरक्षित वहाँ से वापस इंडिया में लेकर आए, और इसके लिए तो भारत सरकार हो सके इसके लिए कोशिश करे। क्योंकि अभी वहाँ का जो माहौल है पूरे यूक्रेन में कहीं बमबारी हो सकती है, कहीं मिसाइल से हमला हो सकता है। अफरा तफरी का माहौल है। आप देखेंगे अगर वीडियो आप देखिए आ रहे हैं वहाँ से, वहाँ आग के बड़े बड़े गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइल से दागे जा रहे हैं, जो कि आग के बड़े बड़े गोले के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर वहाँ पर भाग है, कहीं भी वहाँ पे आदमी सुरक्षित नहीं है।
तो अब ये देखना है कि मैं बार बार इससे बोलना ये चाहूंगा, क्योंकि भारत में अभी चुनाव का दौर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जो हमारी सरकार है, सरकार के मंत्री हैं, वो सब चुनाव में लगे हुए हैं, क्योंकि कल तक अभी तनाव का माहौल था। अब आज जब सुबह हम उठे और सुबह जब हमने देखा कि रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से कार्रवाई का, सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया गया, तो अब वहां पर युद्ध जैसा माहौल पहले था, अब तो लगभग आप तो कह सकते हैं कि युद्ध वापस होने लगा है। और इसको लेकर दुनिया में हलचल है, क्योंकि अमेरिका का यहाँ पर रोल बहुत अहम है। अमेरिका, जर्मनी और उनके ब्रिटेन, ये लोग बार बार अनुरोध कर रहे थे रशिया से कि आप ये न करें, हमला न करें, लेकिन पुतिन के अपने तर्क हैं, उन्होंने ऐसा शुरू किया। वो बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन अगर हथियार डाल दे, करेंगे करके, तो हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन कहा युद्ध की स्थिति वहां पर है, सिर्फ यूक्रेन और रशिया तक की बात नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है, वो पूरी दुनिया में है। चाहे वो महंगाई आप दे सकते हैं, फूड और ऑयल की सबसे बड़ी बात हुई है, सप्लायर है उसका, वो महंगा हो जाएगा। यानी कि तेल की कीमत एक बार फिर से हो सकता है दुनिया में महंगी हो जाए। उसके अलावा भी गेहूं का वो निर्यात करता है। आज आप देखे होंगे भारत में तेजी असर हुआ है जी, आज 1400 अंक नीचे भारत के बाजार में खुला। यानी कि कुल मिलाकर बनी इससे दुनिया को कमजोर करने वाली स्थिति होगी, क्योंकि कोरोना का दौर अभी गया है के लिए, और उसको आर्थिक रूप से पूरी दुनिया ने झेला है, उसको नुकसान उठाना पड़ा है। और अगर ये युद्ध होता है, अगर पूरी दुनिया इन्वॉल्व होता है, अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है, और अगर इसमें इन्वॉल्व होता है, नेटो इन्वॉल्व, तो आप समझिए कि क्या हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ये विनाशकारी है। और मुझे लगता है भारत का जो स्टैंड है, उसको भी लेकर गंभीरता से सोचता हो कि भारत क्या स्टैंड लेकर। भारत का जो संबंध है ये बताया जाता है, और हम जितना जानते हैं यूक्रेन और रशिया दोनों से भारत का संबंध हो सकता है। आप ये भी जानते होंगे कि जो सैन्य इक्विपमेंट जो है, वो सैन्य इक्विपमेंट ज्यादातर रशिया का 60 से 70% जो इक्विपमेंट है वो रशिया भारत को सप्लाई करता है। रशिया के भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। चीन के भी जब विवाद हुआ था, आपको याद होगा, से एक अहम भूमिका निभाई थी पैकअप कराने में जी। तो क्या भारत में है कि यूक्रेन या रशिया एक देश के साथ खड़े होकर बात करते हैं? तो अभी जो भारत की भूमिका है वो तटस्थ है, वो युद्ध है, अभी वो बहुत खुलकर नहीं बोल रहा है। हालांकि युद्ध के पक्ष में भारत कभी नहीं रहा है, भारत शांति देश है, और युद्ध हमेशा टालने की बात करता है कि देश में भारत की है। तो भारत की अपनी नीति है, उसे यही टाइप होता है। इसीलिए तो राजदूत से ये भी खबर है कि वो लगातार कह रहे हैं भारत को, इस बात का हवाला दे रहे हैं कि आपके संबंध रशिया से अच्छे हैं, पुतिन से अच्छे हैं, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करेंगे? क्या वो मध्यस्थता का रोल अदा करेंगे कि युद्ध को खत्म किया जाए? ये तो हमला रशिया के बार बार किया जा रहा है, क्या इसको रोका जाए? दुनिया के हित में, लोगों के हित में, कोई हो नहीं सकता। हाँ। हमेशा विनाशकारी होता है, किसी भी स्तर में हो, चाहे जान माल दोनों, जान माल की हानि होती है, और उससे जो मानव जाती है उसका होने वाला है जी। हम ये चाहते हैं कि भारत का जो स्टैंड है ये हो, और बार बार जो गुहार लगाई जा रही है कि भैया भारत क्या मिलिट्री की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि रशिया अमेरिका से नाराज है। तो ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका इसमें भूमिका नहीं, अगर उसका होता हो तो शायद ये युद्ध नहीं होता है। तो अमेरिका का जो रोल है वो बड़ा संदिग्ध लगता है कई बार। तो हर दुनिया में कोई हलचल किसी भी कंट्री में होता है तो अमेरिका के काम वहाँ पे जरूर आया था अमेरिका की तरफ से। तो मुझे लगता है कि सब चीजों पर सोचकर भारत कुछ फैसला लेगा या कुछ लेता है। अगर लेता भी है तो क्या सब
मुनासिब समय होगा तो अपनी बात वो रख सके या बोल सके। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मैंने शुरुआत में यही कहा था कि जो भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं वो सुरक्षित। बिल्कुल, पंकज भी कुछ अपडेट दे रहे हैं। पंकज, आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त ये आ रही है राजेश की यूक्रेन में तमाम देशों से मदद पानी है और तमाम देशों से कहा है कि हमारी मदद करें। जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति विश्व नेताओं को रक्षा सहायता प्रदान करने के लिए यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में उसको बचाने में मदद करने का आग्रह किया है। तो आप समझिए इसके मायने क्या हो गए राजेश, जिस तरह से मदद मांगने की बात की है यूक्रेन ने और मदद और देने को तैयार नहीं है, तो साफ जिस तरह से रूस ने एक बयान जारी किया सवेरे 5:30 बजे और पुतिन रशिया के राष्ट्रपति ने कहा था कि जो कोई दखल देगा वो चुकाएगा, जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं चुकाया होगा। मैं भी आप बात को समझ रहे होंगे, तो कहने का मतलब यह है कि रूस तक इस मामले को लेकर कि यूक्रेन और हमारे बीच जो लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे कोई भी देश हो। लेकिन यूक्रेन लगातार अमेरिका से लेकर तमाम जीवन से लेकर भारत तक लगातार उम्मीद कर रहा है कि वो उनकी मदद करे और लगातार गुहार लगा रहा है। तो अभी जिस तरह से यूक्रेन ने मदद मांगने की कोशिश भारत की की, उसके बाद तमाम विश्व के तमाम बड़े नेताओं से निवेदन किया है कि आप हस्तक्षेप करें और हमें वायु सेवा देने का प्रयास करें और कोशिश करें, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है रशिया ने पूरी तरह से नासूद कर दिया है एक तरह से कहा जाए यूक्रेन को। तो कहीं ना कहीं स्थिति बद से बदतर हो रही है। इस बात को यूक्रेन समझ रहा है और चाहता है कि अमेरिका या यूएन या भारत जैसे संगठन या देश मदद करे। जी प्रेम जी, यहाँ पे ये जो संकट है वो ना सिर्फ इन दोनों देशों के बीच में जिनमें लड़ाई हुई है जो हो रही है उनके लिए है, बल्कि दुनिया के कई देशों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे उन लोगों को निकाला जाए जो वहां पे फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के भी कई लोग, हमारे सामने खबरें आई हैं कि वहां के भी कई लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहने की होगी कि कैसे वहां से लोगों को सकुशल निकाला जाए। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड के सीएम है धामी ने कहा है कि वो लगातार संपर्क में है और जो भी उत्तराखंड के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको कैसे वहाँ से सुरक्षित लेकर भारत आया जाए उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो सरकार जो जहाँ पर है वो लगातार कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय जो भारत का है वो विदेश मंत्रालय भी लगातार एक्टिव है और वो भी कोशिश कर रहा है कि मंत्रालय की तरफ से जो भी बाकी जो यूक्रेन से जो भी हवाई जहाज सिग्नलिंग उसका हो उसका एक डाटा होता है विदेश मंत्रालय के पास, जिसमें भारतीय वहाँ पर है तो तमाम लोगों से संपर्क करे और उन लोगों को लेकर आए जो उनके संबंधी हैं, जो उनके रिलेटिव थे इंडिया में, वो काफी चिंतित थे। कई लोगों से हमारी बात हुई, कई लोगों से हमने उनको बताया कि तरीके क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, इसको करना क्या चाहिए। तो जब आज एक फ्लाइट यूक्रेन से भारत के लिए जो आ रही है, अगर हमारे पंकज वानखेड़े भी जाएंगे वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि वहाँ किस तरह का माहौल है और जो लोग वहाँ पर है किस तरह से फंसे हुए हैं और वहाँ किस तरह की चीजें चल रही है और जो रिलेटिव आएंगे तो क्या एक बार में। और मैं पंकज से पूछा था, पंकज का कोई डाटा आपके पास है कि अभी कितने लोग वहाँ पर फंसे रह सकते हैं, फंसे हुए हैं और उनको किस तरह से लाने की तैयारी हो रही है? बात करूं तो जो आंकड़े जो कल तक जो आंकड़े आ रहे थे करीबन 17 से 18,000 के आसपास लोग फंसे हो सकते हैं ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन लगातार वहां से करीबन 3 फ्लाइट जो अब तक दिल्ली पहुंची है उसका करीबन एक तरह का अनुमान चला कि 700-800 लोग करीबन दिल्ली वापस आ चुके हैं। लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़ा वो अब तक अभी जारी नहीं हो पाया है। अगर मैं दूसरी बात करूं, कुछ लोगों ने अपने टिकटें बुक कर दी थी। अभी हाल फिलहाल कुछ परिवारों से मेरी बात हुई है, वो बता रहे हैं कि जो टिकटें 26 तारीख की, 25 तारीख की और 27 की टिकट जो बुक की है वो तमाम टिकटें कैंसिल कर दी गई है क्योंकि वहां से फ्लाइट कोई आ नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो बनी हुई है वो चिंताजनक है और लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन कुछ छात्रों से जब मेरी बात हुई उन्होंने साफ कहा है कि कुछ जगह स्थिति भयानक है। ठीक पंकज, हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं जो कि यूक्रेन से वापस लौटे हैं, हम उनसे सीधा बात करते हैं। हाजी मोहम्मद यूनिस हैं। हाजी यूनिस, आप ये बताएं वहां आप कब लौटे हैं, वहां पे किस तरह का मंजर है और अभी कितने लोग हमारे वहां पे फंसे हो सकते हैं? नहीं, हमारे तो वहां पे बेटे हैं जावेद आलम, हम वापस नहीं आए, बेटे हैं हमारे वहां पे जो मेडिकल पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके जो बेटे हैं वहां पे पढ़ रहे हैं, तो आपकी उनसे बात हुई वहां पे क्या कुछ हालात है, कब कैसे वो लौट रहा है, क्या कुछ हो रहा है वहां पे?
जी अभी अभी बात उनसे हुई है, जो टिकट उन्होंने कराए थे 27 तारीख के, अब आज वो फ्लाइटें सब रद्द हो गई हैं। हाँ। ट्रेन बंद। अब जो वहाँ की रिहाइश है वो लोग अपने अपने घर छोड़ के निकल रहे हैं। हाँ। सामान लेने के लिए बहुत दिक्कत है, सामान नहीं मिल पा रही है वहाँ, रेल लगी हुई है मॉलों में। अब वहाँ की जो लोकल बस्ती है सब लोग अपने अपने घर छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब हमारी गुजारिश ये है भारत सरकार से और स्टेट सरकार से भी, ताकि जो वहाँ हमारे जावेद आलम, अर्श मलिक और भी 8-10 बच्चे हमारे उधम सिंह नगर के हैं, उन सबको लिया जाए। जो पास में कौन सा एयरपोर्ट, पोलैंड, जो पोलैंड है, वो बच्चे भी ये कह रहे हैं हमें पोलैंड की अनुमति मिल जाए, हमारी भारत सरकार या सिफारिश कर दे हम पोलैंड एयरपोर्ट पर पहुंच जाए। तो ये एक नगरी है वहां पहुंच जाए। तो हम गुजारिश ये कर रहे हैं अपनी भारत सरकार से, हाँ। वो हर चीज को मतलब उनको बच्चों की तरफ देखते हुए उन बच्चों के लिए इतना कोई वो कर दिया जाए, ताकि अगर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ पोलैंड सरकार को दे दी जाए, जो करीब में 150 किलोमीटर है, वहाँ सुविधा बना दी जाए, उनको वहाँ भेज दिया जाए उनको। पर हमारी गुजारिश किसी भी हर सूरत में हर बच्चों को वापस लाया जाए, हम गुजारिश करते हैं। यूनिस जी कितने लोग हैं वहां पे? आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपके बेटे हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं, ये लोग क्या वहां पे पढ़ाई करने गए थे, वहां पे काम करते हैं, कब से वहां हैं और किस तरह? जी नहीं, वहाँ ये बच्चे सब जो हमारे 8-10 बच्चे हैं, ये मेडिकल पढ़ रहे हैं और MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक। ये वहाँ आज उनको 14 साल चल लिया एक, और जो अर्श मलिक है उनको 5वां साल चल लिया है। तो ये सब पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ना कोई जॉब कर रहे हैं वहाँ, ये पढ़ाई के लिए गए हुए हैं सब। तो आपकी उनको जी जी ये जिम्मेदारी जो हमारी अब भारत सरकार की, क्योंकि हमारी भारत सरकार के रशिया से बहुत अच्छे संबंध है, रूस से। पुतिन साहब से बात करें, हमारे PM साहब, ताकि इतना टाइम निकाल दिया जाए, 2 या 3 दिन की वहां से अनुमति मिल जाए, तो हमारी भारत सरकार उन बच्चों को वापस ले आए। 20,000 बच्चा पिला से वहां पे। ऐसे में तो यूनिस जी, हमारे धामी जी है, ये भी PM साहब से बात करें, हाँ। या हमारे रूस से बात करें, ताकि कोई ना कोई रास्ता निकाल दे और हमारी वहां से 2 या 3 दिन का टाइम लेकर वहां से जितने बाहर के बच्चे हैं उनको सब निकाल दिया जाए। PM साहब अगर चाहे उनसे अगर बात करने तो शायद बात बन जाए हमारी भारत की। तो हमारी गुजारिश है सर ये भारत PM मोदी साहब से। आपकी बात कब हुई थी? अभी अगर आज की बात करें तो आपकी बच्चों के साथ बात कब हुई थी? वो क्या कह रहे हैं वहां पे, किस तरह के हालात है? क्या वो एयरपोर्ट पे हैं या वहीं हैं जहां वो रह रहे थे? नहीं, अभी वहां की जो अभी उसमें जो टर्नोपिल जो सिटी है उनकी, हाँ। टर्नोपिल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ की सरकार ने, जो वहाँ की प्रशासन है, उन्होंने अलर्ट कर दिया गया अपने अपने रूमों में बाहर न निकले। अब वहाँ प्रशासन तैनात कर दी, जो लोकल वाले वहाँ रहने वाले रहे जी, वो अपने अपने घर छोड़कर निकल रहे हैं। उन्होंने वीडियो कॉलिंग भी आधा घंटा पहले दिखाई है, अपना तबरी का माहौल बना हुआ है। अब बच्चे घबरा बहुत रहे वहाँ। अब उनको खाने का सामान नहीं है, वहाँ खाने का सामान नहीं मिल रहा। और हो सकता है वगैरह कुछ टाइम के बाद तुरंत हो सकता है पूरा सील कर दिया जाए, बाहर भी ना निकल पाएंगे अब हम। ठीक। प्रेम जी देखिए, तो ये जी मैं लौटता हूं आपके पास, आप बने रहिए। प्रेम जी देखिए, ये वो शख्स हैं जिनके बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किस तरह की हुई, वहां पे क्या हालात हैं। तो इस चुनौती से निकल पाना और उनको सुरक्षित यहां लाना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और बड़ी चुनौती भी है यार सामने। हाँ, ये बहुत एक बड़ी चुनौती है, और जिसके लोग फंसे हुए हैं, जिसके बच्चे फंसे हुए हैं, वहाँ पर उनकी जो है, मैं बाद में इसी बात में जोर दे रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल पूरी सरकार जो है और पूरे देश के बड़े उपकरण जो लेता है, जिनको फैसला लेना है, जिनको उसी को अमल में लाना है, जो स्ट्रैटेजी मेकर है, वो लोग चुनाव में ज्यादा व्यस्त है। क्योंकि कल तक तनाव का माहौल था, लेकिन आपको युद्ध का माहौल है वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे भी बता रहे थे कि जिनका बच्चा वहाँ पर फंसा हुआ है, वहाँ खाने की चीजें नहीं मिल रही है। आप सोचिए कि पूरे शहर में, देश में आपको कहीं भी कहीं बम का गोला गिर जाए, कहीं मिसाइल से हमला हो जाए, आप ये लेवल हो, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो वहाँ किस तरह का माहौल आप देख सकते हैं, आप वीडियो भी देख रहे होंगे किस तरह से पूरी कहीं पर वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो चीन है या रशिया की सरकार है, वहाँ से लोग हैं वो किस तरह का स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं, अपनी इलाके को टारगेट करेंगे। और अगर ये नहीं मानते हैं तो क्या ये और एग्रेसिव होंगे, क्या ये आक्रमण का जो प्लान है क्या वो और एग्रेसिव होगा, ये तमाम चीजें हैं। और बार बार जो नजर है वो भारत सरकार
की जो नजर उस पर बनी रहनी चाहिए कि जो अपने लोग हैं वो वापस आ जाए, क्योंकि जब तनाव का माहौल था पहले से, मुझे लगता था कि जो लाने वाली प्रक्रिया है लोगों को, जो छात्र वापस फंसे हुए थे उनको लाने की जो बात हो रही थी, ये पहले और हो जाना चाहिए था और लोग को ले आना चाहिए था, क्योंकि बार बार ये हवाला ले जा रहे थे कि रशिया के साथ भारत से संबंध रखते हैं, तो क्या भारत को ये अंदेशा नहीं था, क्या भारत को इस बात की जानकारी है कि वहाँ कब से ये बन सकती है, क्या एहतियात बरतेंगे, क्योंकि इसमें लोग अभी तक आए हैं या लाए जा रहे हैं, वो प्रयास नहीं है। और हमारी बात को किस लोगों से करवानी, कितने ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में अभी जानकारी हमें नहीं है कि उनके बच्चे, उनके परिचित करते लोग वापस फंसे हुए हैं, तो ये एक बड़ा ही सोचने वाला विषय है। और मुझे लगता है लेकर अब एक्टिव होने के लिए सरकार को भी, और सरकार के जो लोग हैं जो विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं, जो विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं सबके कामों से, आपको याद होगा इस तरह से मामले होते जब विदेश मंत्री हुआ करती थी वो बड़ा एक्टिव मोड आ जाता है और खुद उनको ट्वीट करना, एक लोगों से बात करना। तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त देख रहे हैं, टाइम न्यूज देख रहे हैं, वो दर्शक से मेरा अनुरोध है कि वो भी सरकार को ट्वीट करे, अपने लोगों के बारे में बताएं जी, वो बताएं। हाँ। प्रेम जी प्रेम जी मैं आपके पास लौटता हूँ, प्रेम जी मैं आपके पास लौटता हूँ। इस वक्त पंकज कुछ बड़ी अपडेट दे रहे हैं। पंकज। बिल्कुल राजेश, यूक्रेन जो एम्बेसी है, जो भारत की जो एम्बेसी है यूक्रेन में, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने कहा है कि कुछ नंबर हम जो सोशल मीडिया में पोस्ट हो रहे हैं या तो जो अफरा तफरी का माहौल उससे बचे, और कुछ नंबर उन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं जो हम प्राइम न्यूज के प्लेटफॉर्म में हम दिखाने की कोशिश करें। जो नंबर उन्होंने किया है +38 099 73000483, इस पर अगर जिसको भी अगर दिक्कत हो रही है वो डायरेक्टली नंबर कांटेक्ट कर सकता है। या एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से यूक्रेन में जो मौजूद एम्बेसी है उसने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो कहीं ना कहीं अब भारत सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है। लगातार जो एयरलिफ्ट करने की बात है और बच्चों को निकालने की बात है, वो लगातार प्रयास अब भारत सरकार कर रही है। ये बड़ी अपडेट अभी की जो है वो भारत सरकार की तरफ से आ रही है, जो हमने अपडेट अभी आपको बताया है। ठीक है पंकज, नंबर एक बार फिर से आराम से रिपीट कर दीजिए ताकि हमारी टीम उसे देखे और फ्लैश करे उस नंबर को, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं वो वहां पे मदद की गुहार लगा सके। पंकज। बिल्कुल, +38 099 73 00483। दूसरा नंबर है +38 जो वहां का ISD नंबर है +38। उसका नंबर है 099 73 00428। तीसरा नंबर है +38 के साथ 093398 0327। और चौथा नंबर है +38 के साथ 06359178881। और आखिरी पांचवा नंबर है +38 के साथ 935046 और उन्होंने कहा कि वेबसाइट के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, पूरा नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था तरफ से। ठीक, हाजी साहब आप लोगों को ये मालूम होगा कि कई दिनों से ये जो तनाव था दोनों देशों के बीच में चल रहा था, युद्ध की खबरें आ रही थी कि लड़ाई हो सकती है, जंग हो सकता है, तो क्या तब कोशिश नहीं की गई कि उन बच्चों को सकुशल वहां से वक्त रहते निकाला जाए? देखिए अभी 2 दिन पहले बात हो रही थी, 3 दिन पहले हमने बात करी बेटों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की यूनिवर्सिटी बिल्कुल दिलासा दिया हुआ है। बोले 2014 में एक बार और हमला हुआ था, रूस ने किया था, तो यहाँ तक नहीं आए, तो 800 किलोमीटर दूर बता रहे हैं वहां से, राजधानी से जो टर्नोपिल में है। बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र पढ़ाई करिए। इन्होंने कोई भी उनको बच्चों को इजाजत नहीं दी। हम रोज उनसे बात कर रहे थे बेटों से, बोले ठीक है। जब रात हमने कर लिए, उनको ज्यादा दबाव बनाया बच्चों पर, बेटा आप छोड़ जाओ पढ़ाई, आप अपने घर वापस आ जाओ। तो उन्होंने कल टिकट कराया, 27 तारीख के टिकट हुए थे यूक्रेन से तुर्की वाया दुबई के लिए। अब वो आज ये जो रात हमले हुए हैं सर, वो आज सब फ्लाइट रद्द हो गई है, ट्रेनें भी रद्द हो गई है। अब जो वहाँ के जिस सिटी में वो रह रहे हैं वहाँ की मार्केटें सब बंद कर दी गई है, कोई अब खाने के लिए राशन भी नहीं मिल रहा है और सब अफरा तफरी का माहौल बन गया होगा, सब लोग बाहर निकल के जा रहे हैं। तो अब इस बात को लेकर हम इसलिए परेशान हैं। अगर ये ऐसा माहौल नहीं बनता तो हम फिर भी थोड़े से चिंतित है। अब हम इतने परेशान हैं, परिवार वाले, उधर बच्चे परेशान हैं, ताकि अब हम फिर दोबारा वही रिपीट कर रहे हैं अपनी भारत सरकार से, कोई भी मतलब पुतिन जी से बात करी जाए, रूस से, वही 2 दिन का टाइम लिया जाए, ताकि जो भारतीय बच्चे हैं उनको निकाला जाए वहां से। ये भारत सरकार हमारी बात करे रूस से, और हम ये झामी जी से भी गुजारिश कर रहे हैं, ये PM साहब से बात करें,
क्योंकि अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम यहाँ बैठे ना बच्चे निकल सकते घरों में, जब अब सामान लेने गए थे वो वापस तो मार्केट से बंदा, वो प्रशासन का काम, गाड़ियां घूम रही है, लोग अपने घरों में पहुंच जाओ सब लोग। तो अब हम इस चीज को लेकर परेशान हो, गुजारिश हम कर रहे हैं और हमारी गुहार है भारत से, पीएम साहब से, पीएम मोदी जी हमारी अगर बात सुन रहे हो तो इससे हमारे जो भारत में जितने भी नागरिक बच्चे हैं उनको सबको वापस लाया जाए इंडिया। ठीक। प्रेम जी देखिए, नंबर कुछ फ्लैश किए गए हैं, कुछ जो यानी जो भारत है वो अब सीधे तौर पे इसमें शामिल हो रहा है कि कैसे जो लोग वहां पे, जो बच्चे, जो युवक वहां पे फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से निकाला जाए। और यहाँ पे लोगों की, यानी जो भारत में है जिनके परिजन वहां पे हैं, उनकी चिंता भी बढ़ रही है। और वहां के जो राजदूत है यूक्रेन के, वो भी अपील कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इसमें दखल अंदाजी करें, तब कुछ हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी से जो प्रधानमंत्री है उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए, और भारत को है, और ये सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, हमेशा जब की क्राइसिस देश के सामने जब भी खड़े होते हैं तो इन्होंने बड़ा ही टैक्टफुली हैंडल किया है। और ये भी नाजुक दौर है, और इस नाजुक मौके पर मुझे लगता है कि सरकार अपना काम कर रही होगी। कई काम ऐसे होते भी हैं जो इंटरनली हो रहे होते हैं, वो सामने नहीं आ पाते हैं, जैसे तो देश मंत्रालय के जो लोग हैं, जो वहाँ पर दूतावास है अपना, तो वहाँ से बातचीत हो रही होगी भारत की, किस लेवल पे बातचीत हो रही है, तो कंसर्न से भारत का होगा कि अपने लोग वापस आ जाए, दूसरे लोग फंसे हुए वापस आ जाए। आज पर मैं और अपडेट करूँ, आपको बता पाया है दर्शकों, क्योंकि आपका बेटा वापस पढ़ता है, आपको जानकारी होगी कि यूक्रेन का वो कौन सा इलाका है जहाँ पर ज्यादातर भारतीय रहते हैं, या जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं, वो कौन सा यूक्रेन का इलाका है जो वहीं पर ज्यादा भारतीय छात्र होंगे, और वो वहाँ पे सबसे लोग फंसे हुए हैं, और जो अभी तक उनको सहायता वहाँ पर नहीं पा रही है। आपका बेटा ठीक है। ठीक, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है प्राइम न्यूज के दर्शकों को, हम वो बता दें। यूक्रेन पर रूस का साइबर अटैक हुआ है और यूक्रेन का रडार सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया है। रूसी हमले में रडार सिस्टम तबाह हुआ है। इस वक्त ये एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट प्राइम न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है, जहां यूक्रेन पर रूस का साइबर अटैक हुआ है और यूक्रेन का रडार सिस्टम तबाह करने का दावा यहां पे किया जा रहा है। रूसी हमले में रडार सिस्टम भी तबाह हो गया है और यूक्रेन पे रूस का ये साइबर अटैक है, जिसमें यूक्रेन का रडार सिस्टम तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और रूसी हमले में रडार सिस्टम तबाह हुआ है, यानी पूरी तरह की तरीके से जो अटैक किया जा रहा है वो सिलसिलेवार तरीके से किया जा रहा है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को तबाह किया जाए। एक तरफ तो हमले की विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ साइबर अटैक भी किया गया है। तो यूक्रेन पर रूस का यह साइबर अटैक है, जिसमें यूक्रेन का रडार सिस्टम तबाह करने का दावा किया जा रहा है। प्रेम जी, ये एक और अपडेट आई है जिसमें साइबर अटैक किया गया है और जो एक तरीके से यूक्रेन का जो रडार सिस्टम है उसको तबाह करने का भी दावा किया जा रहा है। तो लगता नहीं कि हालात अब इतने आसान दिखाई दे रहे जिसपे कंट्रोल किया जा सके। प्रेम जी, आप सुन पा रहे हैं? अभी दोबारा रुक करेंगे। इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाए। रूसी हमले में रडार सिस्टम जो है वो तबाह करने का दावा किया गया है। यूक्रेन पर रूस का ये साइबर अटैक है और यूक्रेन का रडार सिस्टम भी तबाह करने का दावा किया गया है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के बीच में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है उसमें एक और बड़ा अपडेट आया है। यूक्रेन का रडार सिस्टम तबाह करने की बात की जा रही है और रूसी हमले में रडार सिस्टम तबाह हुआ है। तो यूक्रेन पर रूस का यह साइबर अटैक है, जिसके परिणाम जो हैं वो दूरगामी हो सकते हैं, जिसका असर जो है वो दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। और लगातार हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो हमला हो रहा है, ये जो युद्ध की स्थिति है, इसका क्या असर होगा। प्रेम जी, एक बार और यहां पे हमले की जो अपडेट है उसमें यह है कि रडार सिस्टम भी तबाह किया गया है, एक तरीके से साइबर अटैक है। ये क्या अंदेशा है? क्या ये मुश्किल इतनी बढ़ चुकी है कि अब इस पे काबू पाना मुश्किल है? देखिए राजेश साहब, वो तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर अटैक होगा, जहाँ पर यूक्रेन को कमजोर करने की स्थिति बनाई जाएगी, तभी उन पर दबाव बनेगा। तो रशिया ये चाहता है कि जितना उनका जो इम्पोर्टेंट जो भी जगह है वहां पर अटैक करें, वो अटैक करने के बाद एक दबाव की स्थिति बनेगी और यूक्रेन पर जो दबाव बनाया जा रहा है हथियार डालने की,
शायद यूक्रेन को कर सके, क्योंकि उधर यूक्रेन से ही ये लगातार दावा किया जा रहा है कि हम जो जवाबी हमले हम कर रहे हैं उसमें भी रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। दूसरों के हवाले से जो खबर वो दे रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, कि ये है कि एक हमले में यूक्रेन भी ये दावा कर रहा है कि 50 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं, यानी कि युद्ध पूरी तरह से छिड़ चुका है इन दोनों देशों के बीच। और मुझे लगता है कि अब किसकी बात सुनेंगे, तो किसी का ये दावा है कि वो मैं खुद युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन जो मैंने कहा तो मैंने पूरे दुनिया के सामने जो बात रखी, मेरी बात सुनी नहीं गई, और उसके बाद मुझे जब फैसला लेना पड़ा और समझाने के बाद भी अगर नहीं माना, तो उसके बाद मुझे यूक्रेन को बचाने की, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे थे कि इंडिया के देश जो है उधर से आक्रमण होगा और वहां पर जब वो अटैक करेंगे, क्योंकि फिर बात वही आ जाती है जब रशिया का विघटन हुआ था, उसी से नीचे हुआ यूक्रेन है। तो उनको ये लगता है कि आप यूक्रेन जो है उसको मुझे बचा के चलना है, मुझे वो करके चलना है, और उसमें अमेरिका की जो भूमिका है, जो ब्रिटेन बार बार कह रहा है, अपील कर रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उसकी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उसको लगता है कि ये अटैक करने से जो उनका मंसूबा है, जो वो चाहते हैं, वो पूरा होगा, अगर नहीं होगा तो फिर ठीक जी। हमारे साथ ब्रिजेश कुमार जुड़े हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रिजेश जी, एक के बाद एक खबरें यूक्रेन और रूस के बीच में हमले किए आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जो रूस ने साइबर अटैक किया है, इस पूरे हम घटनाक्रम को कैसे समझें, इसके क्या परिणाम होंगे और क्या असर होगा सर? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस शताब्दी में रशिया ने जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है उसके ऊपर हमला बोल दिया है, और वाकई फायर फाइट चल रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है उस रीजन के लिए। इंटर ग्लोबल सिचुएशन में भी जो उसकी गर्माहट आई है रशिया और वेस्टर्न पावर्स के बीच में, वो भी एक इशू है। ऑयल का इतना महंगा हो जाना भी एक इशू है, और हिंदुस्तान या हम लोग तो डायरेक्टली तो जुड़े नहीं हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर पेट्रोल की कीमतें $100 से ऊपर हो जाती हैं और रहती हैं, तो हमारी हर एक जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पे उसका प्रभाव तगड़ा होगा और तो अच्छा नहीं होगा। तो मैं मानता हूं ये इशू अभी कुछ दिन चलेगा, जब तक कि दोनों तरफ से विश्व के जो पावरफुल नेशंस है, वेस्टर्न वर्ल्ड लेड बाय यूएस, रशिया, और साथ में जो बाहर से मजे ले रहा है चीन, के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाता है। लेकिन ये भी मैं समझता हूं कि समझौता होगा, ये कुछ दिनों की बात है, लेकिन रशिया का ईस्टर्न यूक्रेन पे जो काबू पा लेने का जो तरीका है, वो कामयाब होगा, और वो जैसे उन्होंने क्रीमिया में 2014 में काबू में कर लिया था, ये भी उसको ठीक उस हद तक लेकर जाएंगे। ब्रिजेश जी, आप बने रहे हमारे साथ। प्रेम शंकर सिंह जी हैं प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। प्रेम जी। ब्रिजेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो यूक्रेन से जो एम्बेसडर है वो भारत से अपील किया, उन्होंने गुहार किया है, ये हवाला देते हुए रूस से भारत से संबंध रखते हैं, तो वो पुतिन से बात करे, भारत बात करे कि इससे कुछ रास्ता निकल जाए, और जो ये युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है उससे शायद पार पाया जा सके। आपको क्या लगता है कि भारत का इस पर स्टैंड क्या होना चाहिए, और जो अपील जो गुहार उनकी तरफ से किया गया यूक्रेन की तरफ से, भारत को उस चीज पर लेना चाहिए, और क्या आगे आप देखते हैं? देखिए, भारत आज इस वक्त दुनिया में एक बहुत ही मैं कहूँगा काफी ताकतवर और क्या कहते हैं मेन प्लेयर बन जाता है। हम लोग का एक यूनिक सा पोजीशन है, रशिया के साथ हमारे पुराने दोस्ताने संबंध हैं, हमारे आर्म्स के बीच में या स्ट्रेटेजिक इशू के बीच में या फॉरेन पॉलिसी के बीच में। और दूसरी तरफ जो अमेरिका जो दूसरा प्लेयर है,
उसके साथ हम क्वाड में जुड़े हुए हैं, एशिया पैसिफिक की सिक्योरिटी के बारे में। तो दोनों देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम किसी का साइड, भारतीय जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, हम किसी के साइड नहीं लेंगे और न लेना चाहते हैं। ये जो माहौल पैदा हो गया है, इसके कुछ दुष्परिणाम होंगे जो हमारे ऊपर में भी इसका असर पाएगा। जहां तक कि हमारा रोल का स्वभाव है, क्योंकि हमारी मित्रता रशिया से साथ में है, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में भी है, यूएस के साथ में भी है, तो हमारी भूमिका अहम हो सकती है। और जैसा मैं समझता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस विषय पे ध्यान कर रही है और हम देखेंगे 2-3 दिनों के अंदर शायद कुछ पहल भी करेंगे यूएन के जरिए और 1-to-1 औपचारिक तरीके से या बिहाइंड द चैनल्स ऑल्सो। तो मैं समझता हूं कि भारत का एक रोल है, क्योंकि हम इसके ऊपर हमारा अच्छा दुष्प्रभाव पड़ रहा है और हमारी जो क्या कहते हैं स्टैंडिंग है जो आज के इंटरनेशनल वर्ल्ड में काफी कुछ है। जिस तरह से भारत के रोल को आपने डिफाइन किया, बताया, मैं चाहता हूं कि उसी तरह से अमेरिका सुपर पावर कंट्री है, इस पूरे सिनेरियो में अमेरिका का जो रोल अब तक रहा है या आगे क्या रहने वाला है, इसको किस तरह से आप देखते हैं और दर्शकों को समझाइए। क्योंकि अमेरिका जब भी पूरी दुनिया में कभी भी कोई भी हैपनिंग होता है, युद्ध की स्थिति बनती है, कुछ गड़बड़ होता है, तो अमेरिका की भूमिका अहम हो जाती है। अमेरिका का इसमें भी बड़ा रोल है। आप ऐसे देखते कौन समझाइए? देखिए, ये यूरोप में जो पुराना चला रहा है पावर डायनामिक्स है, पहले नेटो और वार्सा पैक्ट के बीच में था जब यूएसएसआर था, और 1992 में यूएसएसआर के टूटने के बाद में ये नजर आया है कि धीरे धीरे जो जितने छोटे छोटे देश जो यूएसएसआर से अलग हो गए, वो अमेरिकन के प्रभाव में या वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रभाव में आना शुरू कर दिया और वो एक तरीके से एक एक करके नेटो में ज्वाइन करते रहे। नेटो में भी जो कि सिक्योरिटी की एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा यूरोपियन यूनियन में भी जो कि इकोनॉमिक संगठन है। तो ये तो इन दोनों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद से चलता आ रहा है, जो अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि वेस्टर्न वर्ल्ड लेड बाय यूएस इनको चाह रहा था कि यूक्रेन को भी इनके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आ जाए, और वही गड़बड़ी थी। रशिया नहीं चाहता था कि उसके बॉर्डर पे एक ऐसा देश आ जाए जो कि नेटो और ईयू का मेंबर रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि इनकी गलती है या उनकी गलती है। ये बिग पावर गेम और जो राइवलरी है वो चलती आ रही थी। ये जरूर है कि रशिया बहुत इस मामले में सतर्क रहा है, फोकस रहा है। अगर आप देखेंगे 2014 में उसने क्रिमियन एक देश था उसको अपना हिस्सा बना लिया, और अभी क्योंकि यूक्रेन के अंदर ईस्टर्न जो प्रोविंस था वहां रशियन इन्फ्लुएंस के लोग थे, उनको सपोर्ट करता था और वहां पर उसने चढ़ाई कर दी। तो ये घूम फिर के शायद निकलेगा ये ईस्टर्न ईस्ट का हिस्सा है यूक्रेन का, वो भी क्रिमियन की तरह उसका इन्फ्लुएंस रशिया के साथ में आ जाएगा, और उस तरह की कोई संधि या एग्रीमेंट। लेकिन ब्रिजेश जी, ब्रिजेश जी, एक सवाल ये भी यहाँ पे उठ रहा है, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा अनुभव रहा है, लंबा अनुभव है, कई इस तरह के हालात आपने देखे होंगे। जब लोग अमूमन इस तरह के किसी मुश्किल जगह पे फंसते हैं तो उन्हें निकालने के लिए कैसा अभियान चलाने की जरूरत है, और क्या भारत को भी जरूरत है कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से सकुशल वापिस लाया जाए? देखिए, ये 2022 के माहौल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम अपने घर बैठे ड्राइंग रूम में जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन की, उसको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं।
हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और तमाम बाकी लोग भी वहां फंसे हुए हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि उनको आज के माहौल में उनको पता था कि ये चीजें हो रही हैं। ये एक दिन में नहीं हो गया है, ये पिछले करीब 3-4 हफ्तों से ये सरगर्मी चल रही थी, तो लोगों को पता भी था। उसके अलावा मेरे ख्याल है भारत की जो दूतावास है यूक्रेन कीव में, उन्होंने बता रखा था कि हम लोगों को निकलना चाहिए। और जहां तक की खबर जा रही है, भारतीय जो एयर इंडिया के जो क्या कहते हैं प्लेन जाएंगे लोगों को लेके आने के लिए। और उड़ती खबर अभी ये आई है शायद कि माहौल वहां बिगड़ गए हैं और हवाई के जो संपर्क है बाहर के देशों से ठीक बंद हो गया है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि इस इंफॉर्मेशन के एज में लोग सचेत हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है, तो कुछ न कुछ हल मिल जाएगा। और मैं विश करता हूं कि जो हमारे भारत के मूल निवासी जो लोग फंसे हैं जी, वो सेफ होंगे और आसानी से एक्सट्रिकेट कर पाएंगे। पंकज, वहां दिल्ली में किस तरह की हलचल है? एयरपोर्ट के बाहर, आसपास, दूतावास के वहां, चूंकि कब तक फ्लाइट यहां पहुंचेगी, कितने लोग उसमें हैं, किस तरह के अभियान चलाने की तैयारी? 200 के बीच के आसपास के लोग हैं जो दिल्ली करीबन 6:15 पर लैंड करेंगे और करीबन 12:45 पर उतने ही लोग पहुंच चुके हैं और सवेरे 5 बजे। ये 3 फ्लाइट है और इसमें से एक फ्लाइट जो है खाली वापस आई है जो आधे रास्ते से। ये 3 फ्लाइट है और इसमें से एक फ्लाइट जो है खाली वापस आई है जो आधे रास्ते से, उसको वापस बुला लिया गया क्योंकि जो स्थिति युद्ध की बनने के बाद। उसके अलावा लगातार विदेश मंत्रालय बैठक कर रहा है, लगातार जो उच्चायुक्त है अपना एम्बेसी से जो यूक्रेन में भारत की, उसके संपर्क में है और लगातार रसिया के संपर्क में भी भारत है और बातचीत लगातार चल रही है। और तमाम जो एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़े या तो वहां से इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी उन तमाम भारतीयों को, तो सरकार सक्षम है और प्रयास कर रही है, लगातार बात चल रही है। वहीं और साथ ही साथ यूक्रेन में जो भारत एम्बेसी है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उन्होंने कहा है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तमाम लोगों को हम रेस्क्यू कर लेंगे और किस तरीके से करेंगे वो बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा। तो भारत से भी बहुत सारी एयर इंडिया की फ्लाइट भी यहाँ से जाने वाली है जो उनको रेस्क्यू करके लाएगी, लेकिन कैसे लाएगी, कब लाएगी, ये भारत सरकार बहुत जल्द जानकारी सार्वजनिक रूप से तय कर देगी। ठीक, हाजी मोहम्मद, आप क्या अपील करेंगे प्राइम न्यूज के माध्यम से सरकार से, जो लोग आपको देख रहे हैं, चूंकि आपकी अपील कई मायनों में खास होगी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं अपनी भारत सरकार से, क्योंकि अब तो बच्चे वहां पर फंस गए। अभी जैसे बात हो रही थी 3-4 दिन से हम बच्चों से बात कर रहे थे, बेटा आप वहां से टिकट करा लो जी। तो अभी जैसे एयर इंडिया ने तारीख दी थी 22, 24, 26, तो उसमें उनके टिकट हो नहीं पाए, टिकट महंगे थे। वो जो टिकट अब उन्होंने कल टिकट कराए 27 तारीख के, तो वो आज फ्लाइटें सब बंद हो गई है। तो अब भारत सरकार से जो हम अपील कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि अब वो रोज सरकार से बात करें ताकि कोई भी समाधान निकाला जाए, ताकि जो भारतीय नागरिक है, हमारे बच्चे भी हैं, उनको वापस लाया जाए। क्योंकि अब बच्चे आज इतने परेशान है। वहां की उन्होंने वीडियो दिखाई हमें, जो सामान लेने गए थे मार्केट, वो मॉल भी वहां पे इतनी भीड़ है, सामान अब नहीं मिल पा रहा है। उधर प्रशासन ने अलर्ट कर दिया अपने अपने घरों में रहो, और जो वहाँ के रहने वाले हैं वो अपने घर छोड़। बिल्कुल, यानी आप सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान दिया जाए ताकि बच्चों को सकुशल निकाला जाए वहां से। प्रेम जी, आखिरी टिप्पणी आपकी इस पूरे घटनाक्रम पे और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर। मैं 2-3 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहला कंसर्न है हमारा, वो है कि जो भी लोग हमारे वहाँ पर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित वापस भारत आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों के बच्चे वापस फंसे थे, अपने जो फंसे हुए हैं जो भारत में है, वो पैनिक न करें, वो ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन उनका जो कंसर्न है वो संबंधित विभाग, संबंधित जगह में पहुंचाए। प्राइम न्यूज के माध्यम से जो लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, वो चाहे परिजन हो, या वहाँ पे फंसे हुए लोग हो, उनसे ये है कि आप कोशिश ये कीजिए कि अपने आप को संभाल कर रखें। और मुझे लगता है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, और भारत और प्राइम न्यूज है वो भी अब सीख सकता है कि जो युद्ध की स्थिति में वो तो ना हो और जितना जल्दी पर काबू पाया जा सके, जो जहाँ लोग हैं सुरक्षित आ जाए, यही दुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सामान्य हो जाएगी। और जिससे भारत के हैं और ट्रेन में भी लोग हैं, तमाम मानव जाति के लिए मैं कह रहा हूँ कि उनका नुकसान न हो,
यही अपील। चलिए बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया प्रेम शंकर सिंह जी, हाजी मोहम्मद और पंकज वानखेड़े, बहुत शुक्रिया। पंकज, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पे, फिर आपसे अपडेट लेंगे। और प्राइम न्यूज लगातार रूस यूक्रेन के बीच में जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, पल पल की जानकारी और अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। यहां पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।